यूपी में अवैध घुसपैठ करने वाले विदेशी मुसलमानों की अब खैर नहीं है। योगी का प्लान रेडी है और उस पर एटीएस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। विदेशी मुसलमानों में खलबली मची है। पुलिस का डंडा देखकर विदेशी मुसलमान भागे भागे फिर रहे हैं। यूपी एटीएस ने ऐसे 3000 विदेशी मुसलमानों की पहचान की है जो सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ये कैसे और किस कॉरिडोर से भारत में घुसे और फिर कहां क्या अपराध किया, इसकी पूरी रिपोर्ट योगी के पास है। न सिर्फ इन विदेशी मुसलमानों पर बल्कि उन्हें पनाह देने वालों पर भी बाबा का बुलडोजर एक्शन कभी भी हो सकता है। योगी का एक्शन और पूरा प्लान इस रिपोर्ट में देखिए। क्या हिंदुस्तान में रोहिंग्या का कॉरिडोर बन गया है? म्यांमार टू मथुरा वाया मालदा क्या है रोहिंग्या कॉरिडोर? क्या देश पर दहशत का यह नया डेंजर कॉरिडोर है? इस कॉरिडोर के रास्ते में बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली सब पड़ते हैं, लेकिन इस कॉरिडोर को ममता, नीतीश और केजरीवाल कोई बंद नहीं कर पा रहा है। लेकिन योगी क्यों इसे बंद करने में सफल हो रहे हैं, इसकी वजह जान लीजिए। यूपी में रोहिंग्या के खिलाफ धड़ाधड़ छापेमारी हो रही है। गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, सहारनपुर में ताबड़तोड़ छापे डाले जा रहे हैं। ये तस्वीरें गाजियाबाद के लोनी इलाके की हैं, जहां हाजी अनीस अहमद के मकान पर कई साल से रोहिंग्या किराएदार थे। एटीएस ने जब इस मकान पर छापा मारा तो वहां रहने वाले रोहिंग्या भागने लगे। एटीएस के साथ गाजियाबाद थाने की पुलिस भी थी। उन्हें दौड़कर दबोच लिया गया। यहां से पकड़े गए रोहिंग्याओं में मोहम्मद जहांगीर, अब्दुल शकूर, शमसुल आलम और नूर फातिमा को जेल भेज दिया गया है। मकान मालिक हाजी अनीस भी फरार है। उस पर बिना किसी वेरिफिकेशन के रोहिंग्याओं को किराए पर घर देने का आरोप है। जो सामने आप मकान देख रहे हैं, ये मकान हाजी अनीस अहमद का ये मकान है। काफी पुराना मकान है और यहाँ पर बताया जा रहा है काफी समय से ये चारों लोग जो हैं, मोहम्मद जागीर, अब्दुल शकूर, शमसुल आलम और नूर फातिमा, इस मकान के अंदर रह रहे थे। जब इनसे यूपी एटीएस और पुलिस ने पूछताछ की तो पूछताछ में इन्होंने ये चौंकाने वाला खुलासा किया कि इनके पास बर्मा का पहचान पत्र है। इसी तरीके से न केवल गाजियाबाद, हापुड़ के अलावा अलीगढ़, मथुरा, कई जगह पर यूपी एटीएस ने छापेमारी करके 73 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया है, जो अलग अलग सालों में सीमा पार करके गलत तरीके से भारत के अंदर रह रहे थे। फिलहाल जो ये चारों लोग हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जिनका ये मकान है हाजी अनीस, वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन के, बिना डॉक्यूमेंट्स के इन रोहिंग्याओं को मकान किराए पर दिया हुआ था। हापुड़ और अलीगढ़ में भी रोहिंग्या के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हापुड़ में एटीएस ने धौलाना क्षेत्र के शेखपुर खिचड़ा गांव में छापेमारी की, जहां 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 12 रोहिंग्या और 4 अवैध बांग्लादेशी हैं। यहाँ भी जावेद नाम के एक मुस्लिम ने इन्हें किराए में घर दिया था। अलीगढ़ के मखदूम नगर में एटीएस ने छापा मारकर 17 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया और मथुरा से 31 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस को मिली जानकारी के मुताबिक यूपी में 3000 से ज्यादा रोहिंग्या बस चुके हैं। सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी में बसे हैं, जहां इनकी संख्या करीब 2100 के आसपास है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें तमाम रोहिंग्याओं ने आधार कार्ड और वोटर कार्ड तक बनवा लिए हैं। कई शहरों में इनकी अवैध बस्तियां बस चुकी हैं, जहां ये बिजली, पानी और सरकारी राशन भी धड़ल्ले से ले रहे हैं। लेकिन अब योगी सरकार इनके खिलाफ बेहद सख्त हो चुकी है। इन्हें गिरफ्तार कर वापस भेजा जाएगा। रोहिंग्या या बांग्लादेश से आने वाले अन्य रेफ्यूजीज जो पीड़ित लोग हैं, इनके लिए सरकार ने रेफ्यूजी के रूप में यानी शरणार्थी के रूप में सारी व्यवस्था कर रखी है। संयुक्त राष्ट्र संघ से भी इसका सपोर्ट मिलता है। उनके पहचान पत्र बनते हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनते हैं। जो लोग इस माध्यम से आए हैं और उनको सरकार पूरा सपोर्ट करती है, लेकिन जो लोग इस माध्यम से नहीं आए हैं, जो अपने आप को रेफ्यूजी डिक्लेयर नहीं करते हैं, वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि अगर आप सही हैं तो आपको सही से डिक्लेयर करना चाहिए, लेकिन आप लुक छुप के अगर रह रहे हैं तो फिर ये कोई ना कोई मन में खोट दिखाता है और वो व्यक्ति स्वयं भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। एक नेटवर्क बनाने का प्रयास भी हो सकता है और बहुत ही बेसिक रूप में जाएं तो हमारे देश के कानून का उल्लंघन है और उसके तहत कार्रवाई इनके खिलाफ की जा रही है।
अब सवाल उठता है कि रोहिंग्या कौन है और कैसे म्यांमार से मथुरा तक पहुंच गए। रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन प्रांत के मूल बाशिंदे हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले रोहिंग्याओं ने जब म्यांमार के बौद्ध मतावलंबियों पर हमले शुरू किए तो 2017 में वहां के सैन्य अधिकारियों ने इनकी नागरिकता छीन ली। उसके बाद रोहिंग्याओं ने म्यांमार से भागना शुरू किया। भारत में एंट्री के लिए रोहिंग्या म्यांमार से पहले बांग्लादेश आते हैं, फिर वहां कुछ दिन रुकते और हिंदी बोलने की प्रैक्टिस करने के बाद पश्चिम बंगाल में एंट्री लेते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस वक्त सबसे ज्यादा रोहिंग्या मालदा बॉर्डर से एंट्री लेते हैं, जो बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ है और मुस्लिम बाहुल्य होने के चलते वहां रोहिंग्याओं को छुपने में आसानी होती है। 10 साल हो गए यहाँ रह रहे हैं। तब से आप लोग वहाँ से कैसे आए थे? वहाँ से सर हम तो एक साथ में बहुत सारे लोग आ गए, जैसे मार्च में हो रहे थे, कई लोग इधर उधर भाग गए, तो हमारे साथ और भी बड़े बड़े लोग थे, वो हमें सीधा यहाँ ले आया, अलीगढ़ में छोड़ दिया। तो किस तरीके से कोई आप बॉर्डर पे आपकी चेकिंग नहीं हुई? किस तरीके से आए थे वहाँ से? चेकिंग नहीं हुई, कहीं जगह से थोड़े पैदल चले और कहीं जगह से गाड़ी में बैठे, ऐसा करके हमें यहाँ ले आए। अब सवाल उठता है कि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को कैसे रोहिंग्या इतनी आसानी से पार कर लेते हैं। रोहिंग्या हिंदुस्तान में आने के लिए एजेंट का सहारा लेते हैं। एजेंट बांग्लादेशी या फिर कोई हिंदुस्तानी मुसलमान हो सकता है। आमतौर पर बॉर्डर पार कराने में एक रोहिंग्या से एजेंट 4000 से 5000 रुपए लेता है। उसके बाद वो इन्हें बॉर्डर क्रॉस कराकर वापस बांग्लादेश लौट जाता है। भारत में इनका एजेंट इन्हें दिल्ली और यूपी तक छोड़ जाता है। अलीगढ़ में गिरफ्तार रोहिंग्याओं ने इस बात की तस्दीक की है। यहाँ पे पहले तो 300 लोग था, 300 फैमिली था, अब 22 फैमिली हो गया। यहाँ पे पूछताछ कर रहा था आधार कार्ड के बारे में। आधार कार्ड की जिसका पास है वो लोग तो चले गया पैसे लेके, जो पैसे वाले हैं वो लोग तो चले गया जान बचाने के लिए। हमारा पास पैसा वगैरह नहीं है। लोग आप गिरफ्तार और में आपके पास किसी के पास आधार कार्ड नहीं है? नहीं, किसी का पास नहीं है आधार कार्ड। कैसे थे आप यहाँ तक, कैसे आए? यहाँ पे चुपके से आए, यहाँ दुब के आए इधर। बॉर्डर पे सिक्योरिटी ने आपको रोका होगा? नहीं, रात में से चुपके से निकल के आया, कोई किसी को मालूम नहीं पड़ा। और दलाल वाला लेके आया था। मैं तो छोटा था उस टाइम, में 55 में आ गया था, 7 साल था मैं, तो मुझे कुछ मालूम नहीं था, तो मुझे मम्मी ऐसे ही लेके आया। तो 15 साल भी हो रहा, किसी को 11 साल हो रहा, किसी को 10 साल हो रहा, किसी को 8 साल हो रहा है। तो आए किस तरीके से थे? आए थे वो बॉर्डर क्रॉस करके आया था। चोरी से बॉर्डर? हाँ, वो भी बॉर्डर क्रॉस पकड़ता है। आर्मी ने कभी रोका नहीं है आपको? ना, रोका ना है। कितने साल हो गए आया था सर, अब मेरा तो 10 साल से ज्यादा हो रहा है। अब कितने लोग पकड़े हैं पुलिस ने? अभी तो 22 फैमिली से ज्यादा पकड़ा है। हाँ, कितने लोग होंगे? मान लो एक घर में 5 बंदा भी है, 6 भी है, 2 बंदा भी है, 3 बंदा भी है। अब सवाल उठता है कि रोहिंग्याओं को भारत में कौन पनाह दे रहा है। रोहिंग्याओं को स्लॉटर हाउस में आसानी से मजदूरी मिल जाती है। एटीएस को मिले इनपुट के मुताबिक पश्चिमी यूपी के ज्यादातर स्लॉटर हाउस में रोहिंग्या ही काम करते हैं। वहां बदबू की वजह से कोई दूसरा काम नहीं करना चाहता। इसके अलावा कबाड़ के काम और साफ सफाई में इन्हें लगा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही एक जगह पर 40-50 रोहिंग्या इकट्ठा हो जाते हैं तो ये अवैध बस्ती बसा लेते हैं और बांग्लादेशियों के साथ मिलकर चोरी, लूटपाट, हत्या, डकैती जैसे अपराधों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अब इनके बारे में बेहद खतरनाक बात पता चली है। भारत में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई रोहिंग्याओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पीएफआई रोहिंग्याओं को कर्नाटक में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर बसा रहा है, उनका आधार कार्ड बनवाने में मदद कर रहा है, जबकि आईएसआई उनकी गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें आतंक के रास्ते पर झोंक रहा है। उन्हें पाकिस्तान के आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग दी जा रही है। कि हमारे देश में बहुत से जयचंद हैं जो पल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी हैं जो इनको आधार कार्ड बनवा देते हैं, इनके हर तरह की आइडेंटिटी इनको दिलवा देते हैं, जिससे कि इनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर सकें और जब आवश्यकता पड़े तो इनसे गलत कार्य कराए जा सकें। ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई मैं समझता हूँ होनी चाहिए, जो कि वोट बैंक के ऊपर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, अपीजमेंट की राजनीति कर रहे हैं और ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका इस देश में वो यहाँ ना तो यहाँ पैदा हुए हैं, ना उनका यहाँ से कोई लगाव है। इसलिए किसी भी विध्वंसक कार्रवाई में, गतिविधि में आसानी से सम्मिलित हो सकते हैं। ये बहुत डेंजरस फिनोमेना है हमारे कंट्री के लिए और इस पर जितनी सख्ती की जाए उतनी कम है।
आरोप है कि जम्मू कश्मीर के कई आतंकी हमलों में रोहिंग्याओं की मिली भगत रही है। जम्मू में रोहिंग्याओं के जो कैंप हैं, उनमें आतंकवादियों को पनाह देने का भी आरोप है। रोहिंग्या जो लोग हैं बर्मा से आए हैं और इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जम्मू के अंदर यहाँ कॉलोनियां बना के बैठे हैं। आईएसआई और आतंकी संगठन इन लोगों की गरीबी गुर्बत का नाजायज फायदा उठाकर इनको पैसे देकर इनको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। कुछ महीने पहले जम्मू के सुंजवा में जो आतंकवादी हमला हुआ था, सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि जो आतंकवादी यहाँ रैकी करने के लिए आए थे वो रोहिंग्या कैंपों के अंदर रहे थे। जम्मू कश्मीर असेंबली में मुद्दा गूंजा था, हवाला के जरिए पैसा यहाँ भेजा जा रहा है कि रोहिंग्या जो नौजवान हैं उनको आतंकवाद में शामिल करो, उनको आतंकवादियों की जैसे ट्रेनिंग दी जाए, यहाँ नशे की स्मगलिंग हो, जो नारकोटिक ड्रग्स हैं उनके नशे के धंधे में इन लोगों को लगाया जा रहा है। जितना भी गैर कानूनी काम है, असामाजिक काम है, उनके अंदर इन लोगों की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। बाबा ने यूपी में तो रोहिंग्याओं का दाना पानी बंद करने का मिशन शुरू कर दिया है। असम में भी हिमंत बिस्वा शर्मा ने रोहिंग्याओं का कॉरिडोर पूरी तरह सील कर दिया है। लेकिन दीदी कब मालदा का एंट्री पॉइंट बंद करेंगी? बांग्लादेशी infiltration was almost zero in last several years. Now Assam is being used as a corridor. অসমত নাহে, but Rohingya সকল mainland Delhi যোৱাৰ কাৰণে, কাশ্মীৰত যোৱাৰ কাৰণে অসমক এটা corridor হিচাপে ইউজ কৰাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। So all our investigation has revealed that Tripura কিছুমান ব্ৰকাৰে they facilitate this inflation. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।